आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति जो कि मंगल पांडे जी, आप सभी जानते हैं मंगल पांडे जी ने जिसकी शुरुआत की, जिसकी चिंगारी जलाई बंगाल से, और जो कि देश के हर कोने तक पहुंची, हर गली, हर शहर, हर बड़े बुजुर्ग बच्चे तक पहुंची। हर कोई उस क्रांति में खुद को सम्मिलित करना चाहता था, खुद को झोंक देना चाहता था। 1857 की उस क्रांति में बहुत बलिदान हुए हैं। बहुत बच्चों ने, बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने, कई राजाओं ने अपने बलिदान दे दिए देश की आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों से उस अपने क्षेत्र को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी। 1857 की उस क्रांति में पहला जो बलिदान था देश का, जी हाँ, वो पहला बलिदान यही था। इस पहले बलिदान के बारे में, इनकी शौर्य गाथा के बारे में, इनकी वीर गाथा के बारे में हमारे साथ आज बात करने के लिए डॉक्टर आनंद सिंह राणा जी हैं, जो कि इतिहासकार भी हैं, इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, इतिहास पढ़ाते भी हैं। इनके बारे में हम पूरी जानकारी उन्हीं से प्राप्त करते हैं। तो हमारे बीच में हैं प्रोफेसर आनंद सिंह राणा जी। इतिहास के काफ़ी अच्छे जानकार माने जाते हैं और पिछले लगभग 15-20 सालों से जानकी रमन कॉलेज में सर जो हैं पढ़ा भी रहे हैं इतिहास को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे पीछे जो है राजा शंकर शाह जी एवं कुंवर रघुनाथ शाह जी, इनका इतिहास भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। तो आप हमारे दर्शकों को और हमें थोड़ा सा इस बारे में बताएं, क्योंकि हम भी बहुत कम जानते हैं। आपसे आज थोड़ा जानकारी इस बारे में हम जानना चाहते हैं। भारत के हृदय स्थल जबलपुर की हम उस पवित्र भूमि पर खड़े हैं जहां पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857, जिसे हम बोलते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसमें भारत की किसी भी रियासत से पहला बलिदान राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का हुआ था। पूरे भारतवर्ष में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को किसी रियासत की ओर से अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति करने के अपराध में उन्हें तोप के गोले से उड़ाया गया था। ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है और दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये रहा है, जैसा अभी आप बता रहे थे, कि राष्ट्रीय इतिहास में एक लाइन भी शंकर शाह और रघुनाथ शाह पर नहीं लिखी गई। ये निश्चित रूप से बहुत दुखद पहलू है और ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय क्षितिज पर जो इतिहासकारों की मंडली थी, उन्होंने निश्चित रूप से इन तथ्यों को इतिहास पर न लाकर बड़ा अपराध किया है। आइए हम इस चैनल के माध्यम से जानते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पूरे भारतवर्ष में किसी भी रियासत की ओर से राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का प्रथम बलिदान किस तरह से हुआ था। जब गोंडवाना साम्राज्य की बात आती है तो राजा संग्राम शाह का उल्लेख किए बिना ये विवरण पूरा नहीं होगा। राजा संग्राम शाह, जिन्होंने गोंडवाना साम्राज्य को विस्तृत किया और 52 गढ़ों तक इसका विस्तार किया, जिसके अंतर्गत आधुनिक 15 जिले आते हैं, और उसके बाद उनकी बहू यानी दलपत शाही की वीरांगना सहधर्मचारिणी रानी दुर्गावती, जिन्होंने इस साम्राज्य को पल्लवित पुष्पित किया और 52 गढ़ 57 परगना तक इसको फैलाया, जिसका साम्राज्य इंग्लैंड से भी बड़ा था। एक महान गोंडवाना साम्राज्य, जिस गोंडवाना साम्राज्य में यहाँ की जनता जो है वो सोने के सिक्के और हाथियों से कर चुकाती थी, जहाँ का जल प्रबंधन अद्वितीय था। और रानी दुर्गावती ने 16 युद्ध लड़े अपने जीवन में और 6 मुगलों के साथ लड़े थे, और 5 युद्धों में विजय के उपरांत जो नर्मई नाले के पास युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने अपना प्राणोत्सर्ग किया था। एक बड़ी बलिदान की परंपरा स्थापित की थी रानी दुर्गावती ने, और उसी के अनुक्रम में ये जो पूरा साम्राज्य, गढ़ा कटंगा का साम्राज्य,
कहलाता था, आगे चलकर ये गढ़ा मंडला के साम्राज्य के रूप में जाना जाने लगा। और इसमें जो प्रतापी राजा हृदय शाह और हृदय शाह के बाद प्रतापी राजा जब निजाम शाह आए तो निजाम शाह की जो है वो 2 संतानें थीं, और एक जो नरहरी शाह और दूसरे सुमेर शाह, और सुमेर शाह जी के सुपुत्र थे शंकर शाह और जिनके सुपुत्र थे रघुनाथ शाह। और ये परंपरा जो है लगातार चली आई। और ये इतिहास इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा एक अनुक्रम में जोड़ने का मैंने प्रयास किया है आपके समक्ष। कितने ही मौसम आए, कितने मौसम गए, समय बदला, परिवर्तित हुआ, और धीरे धीरे जो है गोंडवाना साम्राज्य का क्षय हुआ और मराठों ने जो है साम्राज्य में विलय किया। उसके बाद फिर 1818 के बाद मंडला और जबलपुर के साम्राज्य का भी अंग्रेजों ने विलय किया। मगर गोंडवाना साम्राज्य की जो विरासत थी, प्राणोत्सर्ग की, बलिदान की, आत्मोत्सर्ग की, वह निरंतर जारी रही। और इसी अनुक्रम में जो है राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने जो वीरोचित कार्य किया वह पूरे भारतवर्ष में अनुकरणीय है, अद्भुत है, अद्वितीय है। क्योंकि जब लाल डलहौजी का समय आया और डलहौजी ने जब रियासतों का विलीनीकरण करना शुरू किया, तब पूरे भारतवर्ष में जो है एक क्रांति का वातावरण निर्मित होना शुरू हो गया था। और उस क्रांति की जो शुरुआत है वो महारथी मंगल पांडे ने की थी, और उसके बाद से ही पूरे भारतवर्ष में जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध छिड़ गया। ऐसे युद्ध में जबलपुर के गोंडवाना साम्राज्य के महारथी शंकर शाह, रघुनाथ शाह कब पीछे रहने वाले थे, और उन्होंने भी ये विचार किया कि अब समय आ गया है कि हम अब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें और इस पूरे मध्य प्रांत को एकत्रित करके अंग्रेज़ों का तख्ता उलट दें। और इसी अनुक्रम में राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह जो गढ़ापुरवा में रहते थे, और गढ़ापुरवा में उनके पास 3 बड़े गांव और ज़मीनें थीं, उन्होंने जो है ये विचार किया कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध हम जो है अब क्रांति का शंखनाद करेंगे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद करेंगे। और जब ये विचार उनके मन में आया तो उस विचार को लेकर उनके जो 52 गढ़ थे और जो 57 परगना थे, उनके लोगों को उन्होंने जो है आमंत्रित किया। और उस जब आमंत्रित किया तो गढ़ापुरवा में उन्होंने आसपास के मालगुजारों को आमंत्रित किया, जिसमें रानी अवंतीबाई जो थी रामगढ़ की महारानी, सरजू प्रसाद जो विजयनगर के राजा थे, आसपास के मालगुजार पाटन के गजराज सिंह, जवाहर सिंह, फिर देवी सिंह, उसके बाद हृदय से शाह और मेहरबान सिंह, ये सारे जो मालगुजार थे, जो जमींदार थे, और जो 52 गढ़ और 57 परगनों के जो जमींदार थे, वो सारे के सारे एकत्रित हुए। और 10 सितंबर को जो है एक बहुत बड़ी बैठक आयोजित की गई, और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि एक सुनियोजित तरीके से जो है हम इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को जो है अंजाम देंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो सूबेदार बलदेव तिवारी जी थे, जो यहाँ पर 52वीं नेटिव इन्फेंट्री के सूबेदार थे, वो भी जो है इनके साथ मिले हुए थे, और वो भी तैयार थे कि यदि ऐसी स्थिति होगी तो सेना में भी विद्रोह हो जाएगा, और वो जब व्यापक विद्रोह होगा तो जो है यहाँ पर अंग्रेजों का तख्ता पलट हो जाएगा। तो जैसा आपने बताया कि शंकर शाह जी ने जो है आसपास की छोटी मोटी रियासतों को, मालगुजारों को इकट्ठा किया, उनको खुद बुलाया। नेतृत्व तो पूरा इन्हीं का था। नेतृत्व मतलब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, नेतृत्व इन्हें शुरू से किया, सभी को बुलाने का, सभी को इकट्ठा करने का। क्योंकि देखिए इसको जोड़ना, क्योंकि जब सभी लोग अलग अलग हों, मैं कह रहा हूँ बिखरे हुए हैं एक तरीके से, सभी अपनी अपनी रियासतों में हैं, इन सभी को एक जगह पे लाना, एक जगह पे एकत्रित करना, और उस चीज़ के लिए, क्रांति के लिए इन सभी से बात करना कि हम अब जो है विद्रोह की स्थिति में है, या हम अब अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ बातचीत करेंगे, तो ये पूरा एक सुनियोजित तरीके से करना और सबको एकत्रित करना, इन सभी का नेतृत्व शंकर शाह जी ही कर रहे थे। और ये किस तरह से प्रॉपर्ली हो पा रहा था, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा इस बारे में। निस्संदेह। और चूँकि महान गोंडवाना साम्राज्य का इतना प्रभाव था आसपास की सारी रियासतों में, 52 गढ़ थे और 57 परगने थे, तो एक बड़ा विशाल साम्राज्य था, जो इंग्लैंड से बड़ा भी साम्राज्य था, जो समय के काल के चक्र में वह परिवर्तित होके वह सीमित जरूर हो गया था, लेकिन उसका प्रभाव अभी तक विद्यमान था। और उसी प्रभाव के कारण जब राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी ने आमंत्रित किया, तो सारे 10 सितंबर को सारे लोग जो है गढ़ापुरवा में एकत्रित हुए,
और एकत्रित होके ये योजना बनाई, जिस योजना की मैं आपसे बात कर रहा था। क्योंकि एक परंपरा थी कि जो है रोटी गांव-गांव और कमल भेजे जाते थे, जिससे ये मालूम होता था कि यदि रोटी और कमल वो स्वीकार कर लेते थे तो ये उनके साथ हैं। जबलपुर में ये स्थिति बन गई थी कि एक संदिग्ध वातावरण निर्मित हो गया था और लेफ्टिनेंट क्लार्क जो था उसको ये लग रहा था कि ये लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं, क्रांति के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो एक नई स्कीम यहाँ पर लगाई गई। काली चूड़ियाँ, 2 काली चूड़ियाँ भेजी जाएंगी और जो नवाब हैं और जो आपके जमींदार हैं या मालगुजार हैं या राजा हैं, रियासत हैं, तो वो यदि काली चूड़ियाँ स्वीकार कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे साथ इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हैं। और जो स्वीकार नहीं करते हैं उनको ये कहा गया था कि चूड़ियाँ पहन के घर में बैठिए। अच्छा, ये चूड़ियाँ कौन भेजता था? ये चूड़ियाँ जो है जो राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह के जो सातवें जो लोग थे वो भेजते थे। अच्छा। तो राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के जो कारिंदे थे वो सारे के सारे जो है इन काली चूड़ियों को लेकर जाते थे और इसमें जो हमारे जो जमींदार थे, मालगुजार थे, वो भी जाते थे। अच्छा। और इस तरीके से ये सूचना जो है ये 52 गढ़ और 57 परगनों में फैल गई थी। आसपास के क्षेत्रों में पाटन से जो है मालगुजार लोग एकत्रित हुए थे, मंडला से जो है रामगढ़ से रानी अवंतीबाई आ गई थी, कटनी से राजा सरजू प्रसाद आ गए थे, यहाँ नरसिंहपुर से जो हीरापुर है वहाँ पर जो हैदर शाह और मेहरबान सिंह यहाँ पर आ गए थे। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो है यहाँ पर जमावड़ा था और उस जमावड़े में 10 सितंबर को ये बैठक हुई कि हम लोग अपना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो सहभागिता करने जा रहे हैं। और ये पूरा मध्य प्रांत और बरार कहलाता था। अच्छा। जो अंग्रेजों की सरपरस्ती में था। अच्छा। और ये मध्य प्रांत जो था ये बहुत बड़ा था और इसीलिए मध्य प्रांत को एकत्रित करने का उन्होंने प्रयास किया। अब राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो थे, इन दोनों ने इसका पूरा तैयार किया कि मुहर्रम के दिन जो है हम इसको जो है शुरुआत करेंगे। अच्छा। लेकिन उन्हें लगा कि कुछ कम्युनिकेशन गैप है, इसलिए ये विचार हुआ कि अब हम लोग जो है जब नवदुर्गा आएंगी तो नवदुर्गा के प्रथम दिवस ही हम लोग जो है सेना छावनी पर हमला करके शुरुआत करेंगे। और सेना से इनका संपर्क था, खासतौर से 52वीं नेटिव इन्फेंट्री में जो बलदेव तिवारी सूबेदार थे, जिनके पास जो है 530 लोगों की कमांड थी। अच्छा। उन सैनिकों की, उनसे यह तैयारी हो गई थी कि अब हम लोग साथ में मिलकर अंग्रेजों का तख्ता पलट कर देंगे। मगर लेफ्टिनेंट क्लार्क को इस बात की खबर हो जाती है और लेफ्टिनेंट क्लार्क जो है वो एक गुप्तचर को भेजता है और उसके साथ 2-3 और व्यक्तियों के सन्यासी का रूप लेकर जाते हैं। अच्छा। और सन्यासी का रूप जाकर वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो शंकर शाह, रघुनाथ शाह उनका बड़ा सम्मान करते हैं, उनको बिठाते हैं और वो ये समझते हैं कि सन्यासी हैं और ये हमारे क्रांति में हमारा सहयोग करेंगे। परंतु दुर्भाग्य से वो सारे गुप्तचर रहते हैं और वो पूछते हैं कि योजना क्या है। तो राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह अपनी योजना उनको बता देते हैं कि हम लोग जो है मुहर्रम को न करके अब हम जो है नवदुर्गा में नवरात्रि के प्रथम दिवस पर जो है छावनी पर हमला करेंगे। ऐसा ये अपना अपना कार्यक्रम बना देते हैं। लेफ्टिनेंट क्लार्क जो है उसको ये बात की खबर लग जाती है और यहाँ पर जो है कमिश्नर से वो परमिशन लेके 14 सितंबर की रात को ही 10 घुड़सवार और 40 सैनिकों को लेकर घेराबंदी करते हैं और गढ़ापुरवा में जाके जो है राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को वो गिरफ्तार कर लेते हैं। उनके साथ 13 लोगों को और गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके उनको लाया जाता है यहाँ जहाँ बलिदान स्थल है उसके पीछे जो है वहाँ पर लेकर आया जाता है। देखिए, इसमें जैसे अभी आपने बताया कि काली चूड़ियाँ भेजी जाती थी, बहुत ही सिंबॉलिक एक मैसेज था ये, जैसा मैं समझ पा रहा था कि अगर आप जो है लड़ नहीं सकते हैं तो आप इन चूड़ियों को पहनिए, घर पे बैठिए। मतलब एक सिंबॉलिक था। इसको इस तरीके से पहुंचाना, इस तरीके से एक सुनियोजित तरीका बनाना और लोगों तक अपनी बात को उस तरीके से पहुंचाना कि मतलब ये पहली और ये आखिरी बार है, मतलब करो या मरो वाली स्थिति है। ये इस तरीके का एक जुनूनी होना कोई एक दिन में नहीं होता है। मैं थोड़ा सा राजा जी के बारे में भी जानना चाहता हूँ कि क्या इनका एक पृष्ठभूमि ऐसी रही थी कि इन्होंने इसके पहले कोई युद्ध लड़े हों या इस तरीके से इनका पारिवारिक ऐसा रहा हो कि इन्होंने कोई युद्ध ही लड़ाए हों या फिर इनका जो साम्राज्य रहा हो वो इन्होंने जीता हो या कुछ भी इस तरीके का एक शौर्यपूर्ण जो एक इतिहास रहता है, क्योंकि बलिदान के पहले का एक इतिहास हम जानना चाहते हैं इनके बारे में। अभी हम शायद आपने जैसा अभी बताया कि 14 तारीख को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके पहले का भी मैं थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहूँगा कि कोई एक दिन में शूरवीर नहीं बन जाता, कोई एक दिन में
घर से निकल के लड़ाई करने नहीं पहुंच जाता है। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि कुछ युद्ध लड़ा हो राजा जी ने या उसके पहले का कुछ इतिहास। मैंने आपको बताया कि एक गौरवशाली परंपरा तो चली ही आ रही थी, जो राजा संग्राम शाह है, उसके बाद जो है रानी दुर्गावती, उसके बाद फिर हृदय शाह है, उसके बाद फिर जो है मधुकर शाह है, प्रेम नारायण शाह है, नरेंद्र शाह है, और उसके बाद जो है निजाम शाह है। ये परंपराएं, और जो इनके पिताश्री थे सुमेर शाह है, वही बहुत बड़े योद्धा थे जिन्होंने कई जंग लड़ी थी। और नर्मदा शाह जी का भी जिक्र आता है, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जंग लड़ी थी मेडिकल कॉलेज के आसपास की जो जगह थी वहाँ पर, और बहुत सारी जो हैं जो स्त्रियां थी वो सती भी हुई थी। ये उल्लेख मिलता है। अच्छा। मतलब एक गौरवमयी जो है इतिहास मिलता है। ये और राजा शंकर शाह और रघुनाथ साहब भी उस युद्ध में थे, शामिल थे, और वो युद्ध लड़ चुके थे। मगर उस समय जो है सिचुएशन अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी, इसीलिए वो तैयारी पहले से कर रहे थे। ये तैयारी एक दिन की तैयारी नहीं थी, ये बहुत लंबी तैयारी थी। तब ना 52गढ़ और 57 परगना को इन्होंने एकत्रित किया और आसपास के पूरे मालगुजार इकट्ठे किए, दमोह से, नरसिंहपुर से, और यहाँ से आपके बोलते हैं मंडला से, सिवनी से, कटनी के, मतलब ये पूरा बेल्ट जो था, ये पूरा 300 किलोमीटर का एरिया, पूरा मध्य प्रांत उनके साथ था, पूरे मध्य प्रांत उनके साथ। पता और ये बिल्कुल सुनियोजित तरीके से है, क्योंकि अब इसका विस्फोट मैं आपको बताऊंगा तो आपको मालूम चलेगा कि ये सुनियोजित था। ये कोई अकस्मात जो है किसी भावना में आके नहीं हुआ कि उद्वेलित हो गए हों। तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। आगे मैं अपनी बात बिल्कुल आप आगे, जैसे 14 तारीख तक हम पहुंचे थे, 14 तारीख को इन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद का 14 तारीख को जब सायंकाल में इनको गिरफ्तार किया गया तो चारों तरफ भारी भीड़ उमड़ पड़ी, और जो है हजारों की संख्या में जो है जब इनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो जनमानस पूरा उनके पीछे चल रहा था, और काफ़ी दहशत का वातावरण जबलपुर में बन गया था। इसीलिए जो है ये विचार किया गया कि इनको छावनी में रखा जाएगा, और छावनी में रखने की योजना बनाई गई। मगर 14 सितंबर की रात को ही कुछ ऐसी हलचलें हुई, जैसे हमला हो गया, और जो है सैन्य हमला हुआ ऑल सडन। और ये कहा जाता है कि जो बलदेव तिवारी जी हैं उनकी सरपरस्ती में एक हमला हुआ, छुड़ाने की कोशिश की गई। अच्छा। मगर फिर बाद में जब अंग्रेज़ों को ये लगा तो उन्होंने कहा कि रेसिडेंसी लेके चलते हैं, जहाँ पर इनको बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित करके रखा जाएगा। और उसके बाद फिर जो है जब इनके पास जो सामग्री बरामद हुई, उस सामग्री बरामद होके अंग्रेज़ों के होश फाख्ता हो गई, क्योंकि जो सामग्री में 2 कविताएँ जो है वो 2 छंद की कविताएं इनको प्राप्त हुई, जिन कविताओं में माता काली से, और हालांकि इनकी तो कुलदेवी माला देवी हैं, जिनसे प्रार्थना की गई थी कि इनका सर्वनाश हो जाए। और उसके साथ ही रेशमी लाल बैग था जिसमें सारे पत्र व्यवहार थे। किसका सर्वनाश हो जाए इसमें? अंग्रेजों का सर्वनाश हो जाए। उन्होंने प्रार्थना की थी, प्रेयर की थी कि माँ काली से और उनकी कुलदेवी माला देवी से प्रार्थना हुई थी कि इनका सर्वनाश हो जाए। और बड़ी ओजस्वी कविता थी वो। और एक रेशमी बैग लाल कलर का प्राप्त हुआ जिसमें सारे पत्र व्यवहार थे, और उनके पत्र व्यवहार को देखकर अंग्रेजों के होश फाख्ता हो गए, और उनको लगा कि ये तो पूरे मध्य प्रांत को, हमारी सरकार को उलटने की पूरी तैयारी है। पत्र व्यवहार मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। पत्र व्यवहार मतलब वो कि जो राजा वो बिल्कुल पत्र व्यवहार जो 52गढ़ और 57 परगने में जो पत्र व्यवहार किए गए थे, जो मालगुजारों से पत्र व्यवहार किए गए थे, वो सारे पत्र व्यवहार उसमें थे। और जब उनको उन्होंने पढ़ा, और जब यहाँ से जो दुभाषिया था उसने बताया कि साहब ये तो बहुत ख़राब स्थिति है, ये पूरे मध्य प्रांत को आप दोनों वीर जो हैं वो इनको संगठित कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब जो है किसी भी कीमत पर जो है इनको न छोड़ा जाए। ये विचार करके नाटकीय ढंग से एक सेना न्यायालय बनाया गया, और जब नाटकीय ढंग से एक सेना न्यायालय बनाया गया तो उस सेना न्यायालय में जो है इन पर कार्रवाई शुरू हुई, और ये कार्रवाई 3 दिन तक लगातार चली। तो 15, 16, 17 और ये कहा गया कि आप लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर लें। ये कहा गया कि आपको हम एक बड़ी पेंशन स्कीम देंगे, आप विद्रोहियों के नाम बता दें। अच्छा। उन्होंने बिल्कुल साफ बना कर दिया। ये राजा आमंत्रण वाला फेस वहाँ पे था। बिल्कुल था, ये आमंत्रण था उनके पास। मगर जो परंपरा, जो गोंडवाना की परंपरा थी, वो स्वतंत्र प्रिय थे। प्राणोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग का जो उनका पुराना इतिहास था, वो अपने इतिहास से कहाँ विमुख हो सकते थे। और उनको तो पूरे भारतवर्ष में सबसे पहला बलिदान देना ही था, और नियति भी उनको उसके करीब लेकर चली आ रही थी। नियति करीब लेकर चली आ रही थी। और उसी परिस्थिति बस जब
ये टॉर्चर हुआ और 3 दिन तक बहुत अमानवीय इनके साथ जो है अत्याचार किया गया, मगर वो टस से मस नहीं हुए। अदालत में जब कार्रवाई शुरू हुई तो इनको कहा गया कि इनको फांसी की सजा दी जाए। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह दोनों दृढ़तापूर्वक बोले कि हम लोग चोर नहीं हैं। इल्जाम क्या लगा था इन पे? डाकू नहीं है। इनको ये इल्जाम लगा था कि अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध तख्ता पलट की आपने तैयारी की है। तख्ता पलट का आपने तख्ता पलट की तैयारी की है, हमारे साम्राज्य का आपने विनाश करने के जो है प्रयास किया है और आप इसके लिए अपराधी हैं। जी हाँ। इस पर जब उनको फांसी की सजा मुकर्रर की जा रही थी तो उन्होंने साफ कह दिया कि हम चोर नहीं हैं, हम डाकू नहीं हैं, हम कोई अपराधी नहीं हैं, हम गोंडवाना साम्राज्य के जो है राजा हैं और जो है हमको तो ये सजा मंजूर नहीं है, आप तो हमको तोप के गोले से उड़ाइए। अच्छा, ये इन्होंने ये खुद जो है राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने ये खुद स्वीकार किया कि साहब हमको तोप के गोले से उड़ाइए। तो मतलब अंग्रेज इस बात को, हाँ, मैं थोड़ा सा आपसे इस चीज़ को समझना चाहता हूँ कि इस पूरे कार्यवाही में इनको फांसी की सजा दी जा रही थी, जैसा आपने मुझे बताया, और ये खुद से ये कह रहे हैं कि हमें फांसी की सजा नहीं चाहिए, हमें तोप के गोले से उड़ा दिया जाए। मतलब ये चीज़ इतिहास में दर्ज नहीं है क्या? बिल्कुल इतिहास में दर्ज नहीं है ये बात, यही मैं आप बताना चाह रहा हूँ और आपके माध्यम से यही तो बताना चाह रहा हूँ कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किसी भी रियासत से पहला बलिदान है जो ब्लोइंग फ्रॉम ए गन किया गया। इसको ब्लोइंग फ्रॉम ए गन कहा जाता है, तोप के गोले से उड़ाना। और ये पूरे भारतवर्ष की पहली घटना थी जिसको किसी भी पाठ्य पुस्तक में, एनसीईआरटी की पुस्तकों में, राष्ट्रीय इतिहास में एक लाइन नहीं लिखी गई है। और इस चीज़ की सरकार को क्या जानकारी में है? ये सरकार की जानकारी में है कि एक ऐसे बलिदानी है देश में जो 1857 क्रांति के पहले बलिदानी है देश के, और उनको इतिहास में जगह ही नहीं दी गई है। बिल्कुल, अब जानकारी जा रही है, सरकार को जानकारी में है। बिल्कुल, अब जानकारी भेज रहे हैं हम लोग, अब जानकारी भेज रहे हैं, जानकारी जा रही है, जानकारी है और बहुत जल्दी पाठ्यक्रम में अब ये चीज शामिल होना है। ये इस चीज के लिए कुछ मतलब तैयारियां, बिल्कुल प्रयास जारी हैं। हमने जो है पेपर के माध्यम से, अब आपके माध्यम से भी हम भेज रहे हैं इस बात को। राज्यसभा में भी हमने जानकारी भेजी है कि भाई कम से कम जो है जो न्याय होना चाहिए, और पूरे भारतवर्ष की प्रथम शहादत हो रही है किसी भी रियासत की ओर से, और उसको एक भी लाइन उसके नाम पर नहीं लिखी गई है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूं क्योंकि आप जिस इतिहास के बारे में बता रहे थे और आपने इतनी बड़ी बात कह दी, मैं आपकी बात को बीच में टोक के इस बारे में आ गया। आप बता रहे थे कार्यवाही चल रही थी, इन्होंने फांसी की सजा को स्वीकार ना करते हुए बोला कि मुझे तोप के गोले से उड़ा दिया जाए। आप इसके आगे थोड़ा बताइए, फिर इस बारे में भी हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल। और राजा शंकर शाह बहुत 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 इंटेलिजेंट थे, एक अच्छे कवि तो थे ही, और एक अच्छे योद्धा तो थे ही, साथ में बड़े बुद्धिजीवी थे। उन्होंने कहा कि जब मैदान के सामने जो है जब तोप के गोले से उड़ाया जाएगा तो फांसी की सजा तो अकेले में हो जाएगी, जेल के अंदर जाएगी, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से जब उड़ाया जाएगा तब जो हमारे जितने भी हमारे साथ शामिल क्रांतिकारी हैं उनमें आग प्रज्वलित हो जाएगी और विस्फोट हो जाएगा जो है। इसलिए उन्होंने ये जो सजा है स्वयं स्वीकार की, और आखिरकार वो दिन आ गया कि 18 सितंबर को 11 बजे रेसिडेंसी के सामने उनको जो है तोप के गोले के सामने बांधा गया। वो बिल्कुल निश्चिंत खड़े थे। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के चेहरे में जरा सी शिकन नहीं थी, और जब उनको वहाँ से ऑर्डर दिया गया लेफ्टिनेंट क्लार्क द्वारा तो वो हल्का मुस्कुराए, और उसके बाद जो राजा शंकर शाह ने एक कविता का छंद सुनाया और उसके बाद रघुनाथ शाह ने एक छंद सुनाया, और उसके बाद वो शांत खड़े हो गए। उसके बाद तोप के गोले चले और उनके जो पीठ का भाग था, ऊपर का भाग था और गर्दन समेत भाग था, वो 50 गज दूर जाके उनके मांस के लोथड़े जाके गिरते हैं, और उनके केवल पाँव और हाथ बचते हैं जो बंधे थे। और उसके बाद जो है उनकी जो पत्नी थी फूल कुंवर देवी, और जो रघुनाथ शाह की पत्नी थी मन कुंवर देवी, और उनके पुत्र लक्ष्मण शाह, वो उनको उठाते हैं और उठाने के उपरांत जो है उसका अंतिम संस्कार करते हैं। और जैसे ही ये घटना होती है वैसे ही जो है 52वीं नेटिव इन्फेंट्री जबलपुर की जो थी उसमें बलदेव तिवारी उसी दिन कसम खाते हैं कि अभी आज ही हम लोग शाम को यहाँ से कूच करेंगे और जो है युद्ध का आरंभ करेंगे। अच्छा, मतलब ये देखिए, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि खुद को तोप के आगे बंधवा के उड़वा देना, ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस चीज़ को सोच के। मैं अगला थोड़ा सवाल आपसे भी पूछना चाह रहा था इसमें कि
एक बहुत बड़ा बलिदान होने के बाद, जो कि एक आग पहले से लग चुकी थी, ये एकत्रित सभी को कर चुके थे, ये अपना बलिदान भी अब दे चुके थे, एक लोगों के अंदर का जो एक विद्रोह था या जो भी कह सकते हैं उसको, गुस्सा था, वो उसके बाद उसका क्या हुआ, वो किस सड़क पे दिखा, क्या वो अंग्रेजों तक पहुंचा, क्या वो जो बलिदान था उसका कुछ रिजल्ट बाद में निकल के आया क्या? मैं थोड़ा आगे के बारे में जानना चाहूँगा। बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 18 सितंबर 1857 को पूरे भारतवर्ष में किसी भी रियासत के जो रजवाड़े की ओर से पहली शहादत जो है राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की हो गई। उसके बाद पूरा मध्य प्रांत जो है प्रज्वलित हो गया। आइए मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले जबलपुर में ही। जबलपुर में जो है वो 52वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, बलदेव तिवारी सूबेदार, जिसने रात को बलवा किया था इनको छुड़ाने के लिए, वह अपने 520 सैनिकों को लेकर निकल गया। और जब वो निकला, हाँ उसी दिन रात को 18 सितंबर की रात को निकल गया। और वो जो है वो पाटन पहुंचे और पाटन में उन्होंने कब्जा कर लिया और पाटन में ब्रिटिश सरकार को अपदस्थ कर दिया। अच्छा। उसके बाद बलदेव तिवारी आगे बढ़ते हैं और कटंगी में जाकर, कटंगी में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपदस्थ कर दिया और अपने जो है स्थापना कर ली, जो है अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली। कटनी से और जो आपके बोलते हैं जो सिलनाबाद से रीइंफोर्समेंट आई, तब जाकर जो है वहाँ पर संतुलन की स्थिति निर्मित हुई। मगर जबलपुर में जो पचमठा है वहाँ पर महंत दशनामी जो थे और जो गोसाई जी थे, इन सब ने संग्रामगिरी थे, इन सब ने भयानक युद्ध लड़ा। 3 घंटे की लड़ाई के बाद जो है पचमठा को फतेह कर पाए अंग्रेज। हम यदि आगे बढ़ते हैं और उसी बेल्ट की ओर चलते हैं जहां पर राजा सरजू प्रसाद ने जंग छेड़ी। सरजू प्रसाद 16 साल के जो थे वो राजा थे बिजरागावगढ़ के। अच्छा। और मैं आपको बता दूं कि वो भारत में सबसे कम उम्र के राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है जंग लड़ी। और वो जंग इतनी भयानक थी कि उनने मिर्जापुर रोड को जाम कर दिया। अच्छा। और जब मिर्जापुर रोड को जाम कर दिया तो वहां से आने वाली अंग्रेजों की जो भी सेना और जो भी कुमक आनी थी वो आना बिल्कुल बंद कर दी, कई दिनों तक बंद कर दी। वो तो रीवा महाराज ने अपनी सेना भेजी, तब जाकर जो है सरजू प्रसाद को दबाया जा सका। और सरजू प्रसाद ने भी राजपूती आन बान शान को जो मेंटेन करते हुए उन्होंने अपना प्राणोत्सर्ग किया। अच्छा। अब हम जब मंडला की ओर चलते हैं जहाँ पर एक भयानक संग्राम शुरू हुआ था, और वो सबसे बड़ा संग्राम जो शुरुआत की थी वो शंकर शाह की जो सहधर्मचारिणी थी फूल कुंवर और रघुनाथ शाह की जो सहधर्मचारिणी थी मन कुंवर, इन दोनों ने भयानक जंग लड़ी। और वहाँ पर मंडला में जंग लड़ते हुए दोनों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया। और बलिदान के बाद भी जो है बिल्कुल बलिदान के बाद, और उसके बाद जो है अवंतीबाई ने जंग छोड़ी। रानी अवंतीबाई वो वीरांगना है जो भारतवर्ष की प्रथम वीरांगना है। अच्छा। जिन्होंने प्राणोत्सर्ग किया किसी भी रियासत की ओर से। मैं फिर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, रानी अवंतीबाई लोधी पूरे भारतवर्ष की प्रथम वीरांगना हैं जिन्होंने किसी रियासत की ओर से सबसे पहला प्राणोत्सर्ग किया है। झांसी की रानी जी का जो प्राणोत्सर्ग है वो जो होता है वो जून में होता है। वो उसके पहले यदि किसी ने प्राणोत्सर्ग किया तो रानी अवंतीबाई ने, जिन्होंने अंग्रेजों से 6 युद्ध लड़े और 6 युद्ध लड़ने के बाद जो है उन्होंने प्राणोत्सर्ग किया। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने मंडला, सहपुरा, खैरी, भुआ बिछिया में अंग्रेजों को अपदस्थ कर दिया था। मतलब मैं अगर इतिहास के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ तो ये शायद मेरी भी गलती है जैसा आप मुझे बता रहे हैं, क्योंकि ये सभी लोग हमारे आसपास के हैं, ये हमसे बहुत दूर के नहीं हैं, हम यहाँ रहते हैं, हमारे आसपास के हैं। और ये पहली शहादत देना और जिनके बारे में आप जैसा अवंती बाई जी के बारे में आपने बताया, थोड़ा सा मैं वापस नहीं पा, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ आपको। और मेरा ये कहना है कि हम जब सिवनी बेल्ट की ओर चलते हैं, सिवनी तरफ चलते हैं, तब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है मेहरबान सिंह जो है, मेहरबान सिंह और देवी सिंह बरखेरा के, इन लोगों ने जो है नागपुर रोड को ब्लॉक कर दिया था। और देवी सिंह ने तो सहपुरा का थाना जला दिया था पूरा का पूरा। तो इस तरीके से आपको बताऊं कि जो है चारों तरफ जो है विस्फोट हो गया था और चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित हो गई थी और दमोह तक इसकी आग फैल गई, नरसिंहपुर के पार निकल गई थी। अर्थात जो है मध्य प्रांत में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, यदि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को
कुछ हमारे देसी रजवाड़ों ने सहायता नहीं की होती जी हाँ। तो मध्य प्रांत जो है स्वतंत्र हो गया होता। ये देसी रजवाड़ों की मदद से मेरे को एक मेरा सवाल मन में चल रहा था मेरे बहुत देर से। ये जिस तरह से आप मुझे बता रहे थे कि राजा साहब जब सभी को एकत्रित कर रहे थे तो उस बीच में कुछ लोग आए थे साधु के भेष में। मैं तब से ये चीज़ दिमाग में मैं सोच रहा था कि वो लोग कौन थे, मतलब क्या यहीं अब हमारे साथी के थे, या कह सकते हैं जैसे कि हर रियासत में एक कहीं ना कहीं अंग्रेजों के लिए कोई ना कोई काम कर ही लेता था। निस्संदेह, निस्संदेह, बिल्कुल। वो जो मुखबिर थे, हाँ। वो हमारे यहाँ के मुखबिर थे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे भारतवर्ष के परतंत्र होने का कारण ये है कि हमारे यहाँ यदि ये चीज़ सुधर जाती, भितरघात करना यदि हम छोड़ देते तो हम पर कोई की सत्ता कभी काबिज होती ही नहीं। जी हाँ। क्योंकि 50,000 अंग्रेज और 28 करोड़ हमारी जनसंख्या, देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि 5 लाख भारतीयों को मिलाकर वो भारत का शासन संभालते थे और उनकी संख्या अगर 50,000 थी मात्र। थोड़ा सा इसी सब्जेक्ट पे अगर बात छिड़ गई है तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आती ये चीज़ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक रियासत है जो यहाँ है, एक रियासत है यहाँ है, आजू बाजू की 2 रियासतें हैं। एक रियासत जो है वो लड़ती है अंग्रेजों से, वो बलिदान हो जाते हैं। एक रियासत जो है वो आज भी अंग्रेज, मतलब वो कभी लड़ी नहीं, वो आज भी संपन्न है, वो तब भी संपन्न थी, उसके पास आज भी उतना ही पैसा है जितना तब था, और वो वैसे ही चले आ रहे हैं, उनके पुश्ते चले आ रहे हैं। ये मतलब ये फ़र्क जो देश के अंदर था तब भी था, अभी भी है, अभी भी कई जगहों पर देखने मिलता है। ये फ़र्क भी क्या इतना मतलब मेजर करता था उस समय पे कि आज़ादी लेने में हमें इतना समय लग गया? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जो अंग्रेज भारत में थे, अंग्रेजों ने जो उनके मित्र थे जो सरेंडर कर गए, सीधा बात मैं कहूँगा, जी हाँ, बिल्कुल। जो अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर गए, जी हाँ। जो उनके मित्र बन गए, अंग्रेजों ने उनको स्वतंत्र रखा, क्योंकि वो पूरे आजीवन अंग्रेजों की जी हजूरी करते रहे। जी हाँ। पर जिन रियासतों ने, जिन व्यक्तियों ने अपना सर्वस्व अर्पित किया, उनको अंग्रेजों ने उनको विनाश की कगार तक लेके चले गए और उनको कुछ नहीं मिला। तो हकीकत तो यही थी जो आपने कहा। जी हाँ। और भारत में अंग्रेजों ने जो है अपने 11 ब्रिटिश प्रांत बनाए थे, लगभग 52 से 54% पर अंग्रेज शासन करते थे। बाकी हमारे यहाँ जो है लगभग 600 रियासतें थी और वो देश का 48% क्षेत्रफल जो है पकड़ के रखा था उन्होंने। और अंग्रेजों ने उनको स्वतंत्र रखा था, क्योंकि वो अंग्रेजों पर निर्भर थे, पैरासाइट थे, और अंग्रेजों ने हमेशा उनको अपने साथ रखा कि जब भी स्वतंत्रता की लड़ाई होगी तो ये लोग हमारा सहयोग करेंगे, और वो सहयोग करते रहे। और यही तो आज़ादी की लड़ाई में हुआ। जो सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने सर्वस्व अर्पित किया, उन्हें क्या मिला? और जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया और जो अंग्रेजों के साथ समर्थन के साथ मिलकर सत्ता में आते रहे, उनको सत्ता मिली। तो यही तो दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। परंतु अब समय आ गया है कि आने वाली पीढ़ी को आप क्या बढ़ाना चाहते हैं? देश के प्रति बलिदान का भाव जागृत हो, देश के प्रति राष्ट्रवाद जागृत हो, इसके लिए हमको राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह जैसे व्यक्तित्वों को शामिल करके पढ़ाना होगा और ये बताना होगा कि किस प्रकार से एक जो राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह ने तो इतना बड़ा गोला होता था उसके सामने खड़े होकर उन्होंने जो है प्राणोत्सर्ग किया, आत्मोत्सर्ग किया, बलिदान किया। उनकी इच्छा थी और उनकी इच्छा थी, और ये देश के लिए क्या रहे हैं। जिस देश में हम लोग जो है स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है सर, मतलब कि खुद का बलिदान देने के बाद उनका पूरा परिवार उसके बाद भी लड़ा। बिल्कुल। और मैं ये बाद भी वो मतलब एक जो जज्बा होता है ना कि अभी अगर मैं अभी इस चीज़ को रिलेट आज के समय से करूं तो वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि भगत सिंह हो लेकिन पड़ोसी घर में हो, मेरे घर में। बिल्कुल सही। ये कहीं ना कहीं वो अंतर है कि इनके बारे में नहीं बताया गया। अब ये क्यों आया? ये वो जो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को अगर मैं दूसरे पे में भी अगर लेके जाऊं, जो एक तरीका है कि अहिंसा वाला, वो हर जगह काम करता नहीं है। ये चीज़ साबित होती है इनको देख के। हर जगह अहिंसा जरूरी नहीं है। आपको अगर अपना हक लेना है, आपको अगर छीनना पड़ेगा, उसको नहीं मिलेगा तो छीनना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो क्या ये बच्चों को किताबों में अहिंसा के बारे में पढ़ाया जाता है लगातार, ये भी थोड़ा मेरे ख्याल से क्या बहुत हद तक सही है? देखिए, उनको बताना जरूरी है ना। देखिए, विश्व में जहाँ भी क्रांति हुई, जहाँ भी स्वतंत्रता मिली, वो किन मूल्यों पर मिली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई आपकी पत्नी का हरण करके ले जा रहा है, कोई आपकी माँ का हरण करके ले जा रहा है,
तो क्या आप सत्याग्रह करेंगे बैठ के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी मातृभूमि को कोई छीन रहा है तो क्या आप क्या है सत्याग्रह करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और जहां तक भारत में अहिंसा की बात की जाती है तो अहिंसा के आंदोलन करने वाले बड़े बड़े मठाधीश जो थे, वो मठाधीश प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना को खुद भेजते हैं लड़ने के लिए। वो अंग्रेजों को ये नहीं बोल सकते हैं कि हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, हम अहिंसा की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम आपकी हिंसा में साथ नहीं देंगे। क्यों भेजा आपने? और वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब त्रिपुरी अधिवेशन में यहाँ पर चुनाव जीतते हैं जबलपुर में, और वो कहते हैं कि आदरणीय, अब समय आ गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने की संभावना है और अब हमको अपने रणनीति में परिवर्तन लाना चाहिए, और अब हम उस परिवर्तन को लाना चाहते हैं। हम एक सशस्त्र क्रांति करना चाहते हैं, किसके? अंग्रेजों के खिलाफ करना चाहते हैं। तो माननीय आदरणीय ये कहते हैं कि नहीं, जब दुश्मन कमजोर है तब उस पर हमला नहीं करना चाहिए और हम तो अहिंसा के मार्ग से जो है स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ये पेशकश करते हैं कि फिर आप भी बताइए कि आपने प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के लिए भारतीय सेना के भेजने की बात क्यों कही? आपको मना कर देना था कि हम जो है अहिंसा के पक्षधर हैं। तो आपकी दो प्रकार की जो रणनीति है वो रणनीति है। और फिर जब आप भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं तो कहते हैं करो और मरो, फिर आप हिंसा भी करने को बोल देते हैं और फिर अहिंसा भी करने को बोल देते हैं। तो ये जो दोयम दर्जे की जो बात है ये समझ में नहीं आई। और स्वतंत्रता के उपरांत जिन्होंने बलिदान किया था उनको क्या मिला, उनकी क्या खोजबीन हुई? राजा शंकराचार्य और रघुनाथ साय के परिवार कहाँ हैं? उनके परिवार का क्या संरक्षण हुआ? बिल्कुल। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर देश में हमारे यहाँ आने वाले युवाओं से आप राष्ट्रवाद की उम्मीद मत रखिए, बिल्कुल बलिदान की उम्मीद मत रखिए। आप वही एक बढ़िया कुर्ता पैजामा और गुलाब का फूल लगाए वाली उम्मीद रखिए, बस। और वही उम्मीद चलेगी। और वही यदि सत्ता प्राप्त करेंगे तो ऐसे जो वीर थे इनको पाठ्यक्रम में लाया जाए और पाठ्यक्रम में लाकर लोगों को बताया जाए कि आपके यहाँ से ऐसा बलिदान हुआ था। साहब, आदमी को तो इतना से कटने में दर्द होने लगता है। जिनको तोप के गोले से उड़ाया गया हो, जिनको ये मालूम हो कि हमारा क्या होने वाला है हश्र, उसके बाद वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमको ये सजा मिले, तो निश्चित ही हमारा युवा पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ेगी, उसका मार्ग प्रशस्त होगा। वो बलिदान की भावना, वो राष्ट्रवाद की भावना, देश प्रेम की भावना, ये देशभक्ति का जो जज्बा है जागृत होगा, जो कम हो रहा है। लोग क्षेत्रीयवाद से दूर होंगे, प्रांतवाद से दूर होंगे, भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखेंगे, समग्र रूप से देखेंगे। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी रहा है मेरे ख्याल से कि ऐसे महान राजाओं ने हमारे आसपास में ही इतने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। देश आज़ाद कराने के लिए ये कई सैकड़ों वर्ष की एक लड़ाई थी, लेकिन जब देश आज़ाद होता है तो देश को जिस तरह से बांट के लोगों में और भूमियों में जिस हिसाब से एक खंड खंड करके चले जाते हैं, और उसके बाद इनके बलिदान उसमें भी कई जगह छुप गए। जहाँ तक मैं मानता हूँ इस बात को कि अगर ये प्रॉपर तरीके से विभाजन नहीं हुआ होता या प्रॉपर तरीके से एक देश की आज़ादी हुई होती तो हमारे जो बलिदानी हैं इनको भी एक कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिलता है, इनको भी जगह मिलती है कि जहाँ इनके बारे में बातें होती हैं। आज बातें होती हैं कि देश का बंटवारा किसने करा दिया, देश का बंटवारा ऐसे हो गया, देश के बंटवारे में इतने लोग खत्म हो गए या शहीद हो गए या हमारे दो भाग कर दिए गए। इनका कहीं ना कहीं वहाँ पे भी छुपा दिया गया। मैं जैसा मानता हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप मुझे बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, निस्संदेह। क्योंकि यदि 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रस्ताव मान लिया जाता तो हम 1940 में स्वतंत्र हो जाते, 7 साल पहले, और ये पार्टीशन की नौबत ही नहीं आती। मगर अंग्रेजों ने इस बात को बड़ी भली भांति समझ लिया था कि भारत में जो पार्टीशन का ट्रम्प कार्ड यदि खेलेंगे तो लड़ाई हमारे से समाप्त हो जाएगी, और वो कामयाब रहे कि जैसे ही पार्टीशन का ट्रम्प कार्ड खोला और उसके बाद जो है लड़ाई जो है विभाजित हो गई और अंग्रेजों से लड़ाई ना होके हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो गई, जिसमें अंग्रेज बड़ी सकुशलता पूर्वक निकल गए। और फिर गांधी जी का ये प्रस्ताव था कि जिस पार्टी ने अब लड़ाई लड़ी है उसको अब समाप्त कर देना चाहिए। मगर जब सत्ता हाथ में आई तो सत्ता में जो इतिहासकार थे, उन इतिहासकारों में मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि वामपंथी इतिहासकार और बहुत सारे ऐसे वित्त पोषित इतिहासकार जिन्होंने इतिहास लिखा, और उनकी इतिहास लिखने की दिशा और दशा जो थी वो तुष्टीकरण की थी, और तुष्टीकरण के नाते उन्होंने वो इतिहास जो उनको ठीक लगा वो उसका इतिहास का लेखन किया। और ताकि आपको अपने इतिहास पर गर्व ना हो, आपको ये लगे कि हमने घिघिया के
रिरिया के हाँ, जो है हमने भीख में मिली आज़ादी, इस बात का एहसास करते रहें। इसलिए उन्होंने ऐसे महावीरों को, मैं आपको बताऊं, चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने जो है 1 घंटे लड़ाई लड़ी पूरी की पूरी बटालियन से अल्फ्रेड पार्क में, क्या वो बुजदिल थे? भगत सिंह बुजदिल थे क्या? सुखदेव राजगुरु बुजदिल थे क्या? आपने इनको आतंकवादी कहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 60,000 की फौज लेकर आ रहे थे, उनने 1943 में ही पहली भारत सरकार बना ली थी, अस्थायी सरकार बर्मा ने। आपने उनको अंदर घुसने नहीं दिया। आप स्वतंत्रता क्या चाहते हैं? रिरिया के, घेग्याके की वीरोचित सम्मान के साथ, जब सम्मान के साथ कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें गर्व होता है, मगर यदि कोई चीज़ सम्मान के साथ नहीं, घेग्याके, रिरिया के भीख में कोई चीज़ मिलती है तो उसका मूल्य कोई नहीं समझता। तो ये जरूरी है कि इतिहास में जिन्होंने प्राणोत्सर्ग किया है, आत्मोत्सर्ग किया है, बलिदान किया है, उनको सम्मान के साथ हम ऊपर स्तर पर रखें, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो गर्व के साथ, गौरव के साथ और अपने आप में जो है वो उनको प्रसन्नता होनी चाहिए, उनमें वो भावना आना चाहिए, जोश उमंग आना चाहिए, और तब जाकर जो है भारत जो है विश्व गुरु की जिस दिशा में हम जा रहे हैं, विश्व गुरु की हम बिल्कुल पहुंच पाएंगे हम लोग। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छे तरह से इस पूरे जो आज का हमारा कार्यक्रम था उसमें अपनी सहभागिता दी है, और जो दर्शक हैं हमारे वो भी काफ़ी हद तक आज, जैसे मेरे अभी भी चीज़ें सोच के जो है रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं खुद ये चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि तोप के आगे खड़ा होना और खुद का बलिदान देना क्या हो सकता है। सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप जैसे युवा पीढ़ी का, जो इस पर आज एक आप लोगों ने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे देश का भविष्य आप जैसे युवाओं के हाथ में है, तो निश्चित रूप से जो है हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। आप लोगों को अनंत कोटि धन्यवाद। अभी के लिए मैं आप लोग सभी से आगे चाहता हूँ, अगले एपिसोड में किसी नए सब्जेक्ट के साथ हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।